हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रकुल प्रीचर्स। आज हम लोग G7 के बारे में पढ़ेंगे। G7 के ऐतिहासिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को आपको यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े, इसके लिए मोबाइल में आप अपनी मोबाइल को थोड़ा रोटेट कर लेंगे और रोटेट करने के बाद थोड़ा सा जूम कर लेंगे। तो जो हमने ये डायग्राम बनाया है, ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। हम इस वीडियो के पहले हमने G7 के विषय में एक सामान्य चर्चा, ब्रीफ में चर्चा किया था, जिससे कि उसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो जाए। इस जो ऐतिहासिक विकास, इसको हमने डीपली ज्ञान के लिए हमने ये तैयार किया है। और ये जो सारे हम इसमें बिंदु रखे हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इतने इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वह प्री हो, चाहे वह मेंस हो या छोटी कोई परीक्षा हो, हर परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेंस में इस टॉपिक का केवल विस्तार करके आप मेंस में डायग्राम बनाकर लिख सकते हैं। ये डायग्राम इतना महत्वपूर्ण इस समय हो रहा है, जो टॉपर की कॉपियाँ ये यूट्यूब पे या तमाम जगहों दिखाई पड़ती हैं, वहाँ पर डायग्राम का विशेष महत्व दिया जा रहा है, विशेष फोकस किया जा रहा है। इस वीडियो को पढ़ने के बाद हम समझते हैं कि आपको किसी अन्य वीडियो को G7 के बारे में देखना और पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग आज इस ऐतिहासिक विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये 1973 में एक तेल संकट, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कैसे इसका विकास हुआ, कैसे इसकी नींव पड़ी। तो 1973 में तेल संकट पैदा हुआ था। तेल संकट के पहले एक जो विश्व के विकसित देश थे, तो चार विकसित देशों ने जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन चार विकसित देश और ये पूंजीवादी देश हैं, औद्योगिक देश हैं, इन चारों देशों ने एक अनौपचारिक मंच बनाने का प्रयास किया कि जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सके। ये तेल संकट के पहले की स्थिति है, वहीं से इसकी नींव पड़ती है। तो अमेरिका ने व्हाइट हाउस में चार देशों का एक सम्मेलन बुलाया, और वो कैसा सम्मेलन था? अनौपचारिक सम्मेलन था। तो व्हाइट हाउस के पुस्तकालय भवन है, वहाँ पर ये चार देश इकट्ठा हुए और चारों देशों ने ये संकल्प लिया कि हम लोग मिलजुल कर पूंजीवादी देश, विकसित देश, औद्योगिक देश, आपसी हितों को, वैश्विक आर्थिक हितों को हम लोग इस संस्था के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो ये जो अनौपचारिक गठन हुआ था, ये 25 मार्च 1973 को अमेरिका के व्हाइट हाउस के पुस्तकालय में इन चार देशों की मीटिंग हुई, अनौपचारिक मीटिंग हुई, और उसमें ये 25 मार्च 1973 को इसका गठन हुआ। तो ये जो गठन हुआ इन चार देशों का, तो उसको हम पुस्तकालय समूह के रूप में वो विकसित हुआ, या सब जाने लोग उसको जान पाए सभी लोग। बाद में उसमें जापान की भी एंट्री हो जाती है, तो तब से यह G5 के रूप में जाना जाने लगा। बाद में तेल संकट पैदा हो गया। तेल संकट क्या था? 1973 में अमेरिका ने अपने बहुत ही नज़दीकी, इजराइल का अमेरिका का बहुत ही अच्छा संबंध है, तो इजराइल को उसने वित्तीय सहायता दी। इजराइल और फलस्तीन का कहीं न कहीं एक दुश्मनी वाला, या दोनों एक प्रकार से वो बॉर्डर वाले देश हैं, समीपवर्ती देश हैं, तो उनमें जैसे भारत और पाकिस्तान के अंदर हमेशा दुश्मनी का भाव होता है, ठीक वैसे ही इजराइल और फलस्तीन के अंदर में वो सरहद की या बाउंड्री की समस्या हमेशा बनी रहती है, वहाँ पर हमेशा समस्याएं विद्यमान रहती हैं। दोनों कट्टर दुश्मन देश हैं। तो चूँकि इजराइल का वित्तीय सहायता अमेरिका ने किया था, तो अमेरिका से जो फलस्तीन के समर्थक मुस्लिम देश थे, सभी उससे नाराज़ हो गए अमेरिका से। तो अमेरिका को सबक सिखाने के लिए जितने मुस्लिम देशों के जो संगठन, मुस्लिम देशों में जो तेल उत्पादक देशों का संगठन, उसको ओपेक कहा जाता है। तो जो तेल उत्पादक देशों का जो समूह ओपेक है, वो ओपेक का उस समय जो मुखिया था, वो सऊदी अरब का शासक फैसल था। उसने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए अपने ओपेक देशों में यह निर्णय ले लिया, या उसने आदेश दे दिया कि सभी लोग तेल का उत्पादन कम कर दें। तेल का उत्पादन कम कर देने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
तेल का जो दाम था, तेल की जो कीमत थी, वो 300% बढ़ गई। पूरे विश्व में महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने से आर्थिक मंदी आ गई। कहीं न कहीं पूरे विश्व में वैश्विक आर्थिक मंदी आ गई। इस वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रभाव ये रहा कि हर चीज़ें महंगी हो गई और हर जो भी समस्याएं थी, समस्याएं विकराल रूप ली। कहीं भोजन का संकट, कहीं अन्य चीज़ों का संकट, कहीं न कहीं एक छोटी सी समस्या ओपेक देशों ने तेल का उत्पादन घटाया, तेल की कीमत बढ़ी, पूरे विश्व में वैश्विक आर्थिक मंदी आ गई, जिसके प्रभाव से पूरा विश्व प्रभावित हुआ। इसी वैश्विक आर्थिक मंदी को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने फ्रांस में ये जो G7 देशों की जो मीटिंग थी, उसने वहाँ मीटिंग आहूत की। मीटिंग फ्रांस के साइटो डी रैम्बुलेट में, जो ये स्थान का नाम है, वहाँ पर ये इसकी मीटिंग आहूत की गई। इसमें इटली भी शामिल हुआ। जापान के बाद इसमें इटली भी शामिल हुआ और इस समय इसका नामकरण हो गया G6। बाद में कनाडा शामिल होता, उसको हम बाद में बताएंगे, अभी बता रहे हैं। तो G6 के नाम से जाना गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ये सम्मेलन था। इस सम्मेलन की जो विशेषता थी, यहीं से वास्तविक रूप से G7 का औपचारिक है, तो यह अनौपचारिक संस्था पर औपचारिक गठन ये माना जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि G7 का गठन कब हुआ, तो आपको उत्तर देना होगा 15 नवंबर 1975 को इसका गठन किया गया। कभी कभी भी क्वेश्चन कहीं कहीं आपको समझ में ये डिस्टर्ब करेगा कि 1973, ये बेटा जो 1973 है, 1973 ये अनौपचारिक रूप से, उसका कोई लिखा पढ़ी में गठन नहीं हुआ। ये केवल इनफॉर्मल रूप से इसका गठन उस समय किया गया था, केवल वो मिलजुल कर काम करने के लिए। पर जो औपचारिक गठन है वो 15 नवंबर 1975 ही माना जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये फ्रांस में हुआ था। इसमें इटली शामिल हुआ तो G6 कहलाया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। घोषणाएं ये हुई, नंबर 1, प्रतिवर्ष सम्मेलन, अर्थात G7 का प्रतिवर्ष अब सम्मेलन बुलाया जाएगा। तेल संकट के समाधान के विषय में इन सभी 6 विकसित देशों ने चर्चा किया और उसके समाधान के विषय में तमाम चीज़ों को उसने अडॉप्ट किया गया। वैश्विक आर्थिक समस्याओं पर विचार करने के लिए, साथ में मुक्त व्यापार को मुक्त बनाने के लिए और विकासशील देशों को या उनसे कैसे सहयोग लिया जाए, उनको कैसे सहयोग दिया जाए, ये घोषणाएं इस 1975 के गठन में ये किया गया। इसके बाद 1976 में G7 वास्तव रूप में G7 का गठन, सही रूप से G7 का अस्तित्व 1976 में आता है। G6 और एक कनाडा, इसमें कनाडा जुड़ता है। ये अमेरिका के प्रिटोरिका नामक स्थान पर यह सम्मेलन बुलाया जाता है। वहाँ पर अभी तक प्रिटोरिका तक, अमेरिका के इस सम्मेलन में प्रिटोरिका तक ये G6 के नाम से जाना जाता था। इसमें अंतिम जो सदस्य था वो कनाडा जुड़ गया। अब कनाडा के जुड़ जाने से इसका नामकरण अब G7 हुआ। G7 के रूप में यहाँ से आता है। पर चूंकि ये ऐतिहासिक विकास हम आपको बता रहे हैं, तो ये 75, उसके बाद 76 कनाडा जुड़ गया। अब ये G7 के रूप में स्थापित हो गया। ये 1981 में EU, इसका मतलब होता है यूरोपियन यूनियन। इसमें 1981 को यूरोपियन यूनियन को भी शामिल किया गया। किस रूप में? नॉन इनुमरेटेड, अर्थात अगणनीय। यूरोपियन यूनियन उसमें शामिल रहेगा पर उसकी G7 में गणना नहीं होगी। वो पूर्णकालिक भागीदार के रूप में रहेगा। हमेशा जब भी G7 की मीटिंग होगी तो प्रतिवर्ष वह इसमें शामिल रहेगा, पर वो G7 में G+ के रूप में शामिल नहीं रहेगा। वो शामिल रहेगा, उसमें उसका गणना नहीं की जाएगी। और लगातार, चूँकि उस समय आप जानते हैं 1991 में रूस का ये विखंडन हो गया, रूस का विघटन हो गया, रूस छिन्न भिन्न हो गया। धीरे धीरे रूस ने अपने आप को पुशअप किया, अपने आप को विश्व बिरादरी में लाने का प्रयास किया। तो रूस लगातार ये 1991 के बाद G7 का सदस्य बनने के लिए लगातार वह प्रयास कर रहा था। और उस प्रयास में 1997 में G7 देशों की मीटिंग होती है, जिसमें तय किया जाता है कि रूस को इस
इसमें शामिल कर लिया जाए। और 1998 में रूस को शामिल कर लिया जाता है। इसका नाम बदल जाता है G8। इसका नाम बदल 1998 में रूस के बैठक में शामिल होने से इसका नाम बदल गया, G8 हो गया। पर रूस ने अपने बगल देश यूक्रेन पर आक्रमण करके क्रीमिया पर अधिकार कर लिया, जिसका G8 लोगों ने, इसका G7 लोगों ने विरोध किया। उस विरोध को रूस ने दरकिनार कर दिया, क्रीमिया पर अधिकार कर लिया। इसके फलस्वरूप 2014 में G7 से रूस को हटा दिया गया। जो अभी G8 था, रूस के हटते ही पुनः G7 आ गया। तो G7 जो पहले G8 था, रूस 2014 में हट गया। अब वो फिर G7 के रूप में जाना जाने लगा। इस समय जो वर्तमान में जो इसका पुनर्गठन हुआ है, देखिए इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा, इन 7 देशों को मिलाकर G7 आज विद्यमान है और प्रभावशाली ढंग से पूरे विश्व में वैश्विक आर्थिक समस्याओं, वैश्विक आर्थिक व्यवस्थाओं या अन्य मुद्दों पर वह चर्चा करती है, उस पर आवश्यक समाधान खोजती है। यह एक अच्छे रूप में G7 काम करती है। इस प्रकार हम लोग G7 के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। इसमें इसके कुछ प्रिंसिपल, इनको हम आपको अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और इस वीडियो में इतना हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से, हम अभी हट भी जा रहे हैं, आप इसका शॉट भी ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, और इसका नोट्स बनाइए। और 1-2 बार जब पढ़ लेंगे, इतना बढ़िया ढंग से आपको ये तैयार हो जाएगा। और हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। थैंक यू।